हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। हमारी जो सीरीज़ है 4000 प्लस एमसीक्यूज़ की, तो इसमें जो है 4000 एमसीक्यूज़ तो हम इसमें वैसे भी कवर कर ही लिए हैं। और देखिए, ये जो उड़ीसा के फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए सीरीज़ को हमने स्टार्ट करा, तो इसमें जो है डिप्लोमा का जो हमारा सिलेबस होता है उसी को लेकर हम लोग चल रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है एमसीक्यू इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो ऑलमोस्ट सारा का सारा सिलेबस हमने इसमें कवर कर लिया। कुछ पार्ट्स इसके रहते हैं, बाकी ऑलमोस्ट आपकी सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है। ओके, तो अभी जो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को हम लोग कंप्लीट करेंगे इसमें। ओके, तो आपको स्केलेटल सिस्टम के एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए हमने, इसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के कर लिए। ओके, तो आज का टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसके एमसीक्यूज आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के एमसीक्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए, ये सीरीज जो है उड़ीसा के लिए तो इंपॉर्टेंट है, साथ में आपके और भी जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स है, दिल्ली का है, सिपोई फार्मासिस्ट का है, बाकी झारखंड में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हुई है, जो आपका यूपी में जूनियर एनालिस्ट का जो एग्जाम एक वैकेंसी आई है। देखिए, सभी के लिए जो है हमारा सभी में देखिए यही डिप्लोमा का ही सिलेबस रहता है, ऑल ओवर इंडिया कॉमन सिलेबस रहता है हमारा। तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। ओके, देखिए, एक मेन बात है, आपको सारा का सारा सिलेबस एक ही जगह पे एक ही प्लेलिस्ट में सारा सिलेबस मिलने वाला है। ओके, तो देखिए जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, और जो हमारी एक वेबसाइट है pharmamcq.in के नाम से, वहाँ पर अभी जो एक क्रैश कोर्स भी मैंने स्टार्ट करा हुआ है, तो आप लोग चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, अभी क्वेश्चन देखिए हमारा, डैश कंसिस्ट ऑफ द नोज, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स। ठीक है, तो मतलब कि इनमें से कौन सा सिस्टम है जिसमें नोज, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स सारे के सारे इंक्लूड है। तो रीनल सिस्टम, एक्सक्रीटरी, रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर। तो कार्डियोवास्कुलर तो आपने पढ़ लिया है ना, हार्ट, जिसमें आपका जो है मेन तो क्या हार्ट आता है। तो देखिए, ये जो सारे हैं, नोज है, फेरिंग्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, लंग्स है। तो लंग्स है आपका जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात हो रही है जो हम अभी पढ़ेंगे ना, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एल्वियोली इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ। तो एल्वियोली किसका फंक्शनल यूनिट है? किडनी का तो नेफ्रॉन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। किडनी की फंक्शनल यूनिट को क्या कहेंगे? नेफ्रॉन। लीवर, हार्ट या लंग्स? तो लंग्स की जो फंक्शनल यूनिट है उन्हें कहेंगे एल्वियोली, जहां पर मेन जो गैस का एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो हमारा एल्वियोली में ही होता है। ओके, तो फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स इज एल्वियोली, है ना। एल्वियोली क्या फंक्शनल यूनिट है लंग्स की, दे फॉर्म द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। तो गैसियस एक्सचेंज हमारा एल्वियोली में होता है। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। तो हमने अभी डिस्कस करा एल्वियोली जो है फंक्शनल यूनिट रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो गोबलेट सेल एल्वियोली, गोबलेट डक्ट, नेफ्रॉन, आपका एल्वियोली ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रीदिंग इन एंड आउट इज कलेक्टिवली रेफर टू एज। ब्रीदिंग इन मतलब कि ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, तो इसको कलेक्टिवली क्या कहेंगे? एक्सपीरेशन, परस्पिरेशन, इंस्पिरेशन या रेस्पिरेशन? तो ये कलेक्टिवली तो इसको कहेंगे हम रेस्पिरेशन, है ना। इंस्पिरेशन मतलब कि ब्रीद इन, एक्सपायरेशन ब्रीद आउट, तो कलेक्टिवली दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, हाउ मेनी एल्वियोली इन द लंग्स? फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स इज एल्वियोली वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। तो कितनी एल्वियोली होती है? 300 मिलियन है, 300 बिलियन, 300,000 है या 200 मिलियन है? तो 300 मिलियन एल्वियोलीज होती है लंग्स में। नेक्स्ट है जहां पर आपका क्या गैस का एक्सचेंज जो होता है लंग्स में वो एल्वियोली में होता है ना। गैस एक्सचेंज इन द लंग्स अकर इन मिलियंस ऑफ स्मॉल सैक्स, दिस आर एल्वियोली। द माइक्रोस्कोपिक एयर सैक्स हैज अ वेरी रिच ब्लड सप्लाई ब्रिंगिंग द एयर इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट विद द ब्लड। ओके, नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सेंटर आर लोकेटेड इन। तो रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पर है? पोन्स, मेडुला, सेरिब्रम, सेरिबेलम। तो रेस्पिरेटरी सेंटर हमारा मेडुला ओब्लंगाटा में होता है। कार्डियोवास्कुलर सेंटर भी आपने मेडुला में देखा था, है ना। जैसे लंग्स आर लोकेटेड इन द, तो लंग्स कौन सी आपकी कैविटी में? क्रेनियल, थोरैसिक, एब्डोमिनल, स्पायरल। तो आपकी जो है थोरैसिक कैविटी में आपने हार्ट देखा था, तो लंग्स भी थोरैसिक कैविटी में होता है, रिब्स भी थोरैसिक कैविटी में होती है। ओके, देखिए आपको
जो लंग्स के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, कह रहे कि आपका लंग्स जो होते हैं राइट और लेफ्ट लंग होते हैं ना, तो राइट लंग कह रहे हैं इसकी 3 लोब होती है। राइट लंग की कितनी लोब है? राइट लंग्स जो है इसकी 3 लोब होती है। कौन कौन सी होती है? सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर लोब होते हैं राइट लंग की। और जो लेफ्ट लंग है इसमें 2 लोब होती है। कौन कौन सी? सुपीरियर और इंफीरियर लोब। ओके, नेक्स्ट है टीनी एयर सैक प्रेजेंट इन ह्यूमन लंग्स। तो वही है, एयर सैक जो है उन्हें क्या कहेंगे? एल्वियोली ही तो कहेंगे। वही क्वेश्चन रिपीट हो रखा है, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा नोज आया था, ट्रैकिया भी आया था, फेरिंग्स आया था, है ना, और हमारा जो लंग्स तो आता ही है, डायफ्राम भी आता है, तो सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो गैस का एक्सचेंज हम लोगों ने देख लिया। तो जो फंक्शनल यूनिट है लंग्स की, दैट इज एल्वियोली, वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, है ना, तो एल्वियोली इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सीरस मेम्ब्रेन दैट सराउंड एंड प्रोटेक्ट लंग्स। लंग्स को सराउंड करती है और प्रोटेक्ट करती है सीरस मेम्ब्रेन, उसका नाम बताइए। पेरिकार्डियल है, प्लूरल है, पेरिटोनियल है, साइनोवियल। तो आपकी प्लूरल मेम्ब्रेन होती है। ओके, नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द, जो गैसेस का एक्सचेंज है लंग्स के बीच में और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में, उसे क्या कहेंगे? कि रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन या नन। तो इसे कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है। गैस का एक्सचेंज बिटवीन लंग्स और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में, इसे कहेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ओके, जैसे विंड पाइप इज ऑल्सो कोल्ड द, तो लैरिंग्स, लंग्स, ट्रैकिया, ईसोफेगस, है ना, तो ईसोफेगस तो आपका फूड पाइप होता है ना, तो आपका जो विंड पाइप है, विंड पाइप आपका ट्रैकिया होता है ना। ट्रैकिया क्या कहेंगे? विंड पाइप कहते हैं। इसमें सी शेप कार्टिलेज जो है आपका हाईलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है ट्रैकिया में, है ना, और ट्रैकिया को विंड पाइप कहते हैं। और लेंथ भी कई बार पूछ लेते हैं, 10 to 11 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ होती है ट्रैकिया की। ओके, नहीं तो सी शेप कार्टिलेज प्रेजेंट इन, तो सी शेप कार्टिलेज इनको ना हाईलाइन कार्टिलेज भी कहते हैं। ये हमारे ट्रैकिया में ही प्रेजेंट होते हैं, विंड पाइप जिसे कहते हैं, है ना। तो आपका लैरिंग्स दिया है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोस, तो ट्रैकिया हो जाएगा, जिसे विंड पाइप भी कहा था आप लोगों ने। नहीं तो लेंथ ऑफ अडल्ट ट्रैकिया, तो मैं अभी आपको लेंथ बता, 10 to 11 सेंटीमीटर होता है। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ट्रैकिया के बारे में कौन सी बात गलत है? देखिए सी शेप रिंग्स होती है, वही सी शेप कार्टिलेज जो हाईलाइन कार्टिलेज होते हैं, सही है। कवर्ड बाय एपिग्लोटिस स्प्लिट इनटू राइट एंड लेफ्ट लंग, तो ट्रैकिया स्प्लिट होता है राइट और लेफ्ट लंग में, बिल्कुल सही बात है। तो जो कह रहे कि फॉल्स क्या है? इट इज कवर्ड बाय एपिग्लोटिस से कवर नहीं होता है ना। नेक्स्ट एट विच थोरैसिक वर्टिब्री डज ट्रैकिया ब्रांच। ट्रैकिया जो है लेफ्ट और राइट लंग में, तो ट्रैकिया ब्रांच होते हैं। कौन से थोरैसिक वर्टिब्री पे ये ब्रांच होते हैं? 6th, 4th, 5th या 2nd। तो कौन सी थोरैसिक वर्टिब्री होती है हमारी? ये थोरैसिक की 5th वर्टिब्री पे ये ब्रांच होते हैं। ओके, तो ड्यूरिंग इनहेलेशन डायफ्राम, देखिए इनहेलेशन में मेन जो आपकी जो रेस्पिरेशन की जो मेन मसल होती है, एक डायफ्राम होती है, एक इंटरकोस्टल मसल्स होती है। ओके, तो आपका जो डायफ्राम होता है ना, जब आप इनहेल करोगे मतलब कि एयर को अंदर लेके जाओगे, इंस्पिरेशन, जब एयर को इनहेल करते हैं तो देखिए आपका जो डायफ्राम होता है डोम शेप होता है। जब आप इनहेल करते हैं तो डायफ्राम क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड मूव डाउनवर्ड, तो ये आपकी डोम शेप से फ्लैट शेप हो जाएगा, है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, डाउनवर्ड मूव होता है। कब? जब आप इनहेल करते हो तब की बात होती है ना। तो अपवर्ड नहीं होगा, डाउनवर्ड इसकी मूवमेंट होती है और कॉन्ट्रैक्ट करता है ना। और शेप डाउन जो है डोम शेप होती है वैसे, तो इसकी कौन सी शेप हो जाएगी? जब इनहेल करेंगे तो फ्लैट शेप हो जाएगा, है ना। इस टाइप से देखिए क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपने ना सारा कुछ याद रखना है। तो इनहेलेशन के टाइम पे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना, और डाउनवर्ड मूव करेगा, और इसकी शेप जो डोम शेप थी वो क्या हो जाएगी? फ्लैट शेप हो जाएगी। ओके, तो क्लियर है। देखिए लिखा भी हुआ ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब आप इनहेल करते हैं डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और डाउनवर्ड मूव करता है। दिस इंक्रीज द स्पेस इन योर चेस्ट कैविटी इनटू विच लंग्स एक्सपैंड। ओके, वेयर एज ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, जब आप एक्सहेल करते हो तो डायफ्राम रिलैक्स करेगा और मूव अपवर्ड की तरफ मूव करेगा इनटू चेस्ट कैविटी में। एक्सहेलेशन जब एयर को बाहर करते हैं, एक्सपिरेशन, एक्सहेलेशन के टाइम की बात हो रही है ना। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए इसके ऊपर अभी रिसेंटली
रिसेंटली क्वेश्चन भी बना, SSB ASI में ये क्वेश्चन पूछ भी लिया। ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब आप इनहेल करते हो, व्हाट हैपन टू डायफ्राम मसल, तो मैंने कहा आपको इनहेल करते हैं तो डायफ्राम जो आपका डोम शेप था, तो ये इसने क्या करा, कॉन्ट्रैक्शन करा, जिससे ये फ्लैट शेप हो गया और इसने क्या, डाउनवर्ड मूवमेंट हुई इसकी, है ना। तो यही पूछा डायफ्राम का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, बिल्कुल सही है। इनहेलेशन के टाइम पे रिलैक्स तो करेगा नहीं, दोनों ऑप्शन काट दो। कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो नीचे की तरफ तो मूव करेगा ना, हमने तो देख लिया नीचे की तरफ मूव करेगा, तो बिल्कुल सिंपल हमारे लिए तो मूव डाउनवर्ड हो जाएगा, अपवर्ड तो आप एक्सलेशन के टाइम पे ये अपवर्ड की तरफ मूव करेगा। ओके, तो आपका जो है मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया ऑप्शन बी। और अगर आपसे पूछे ड्यूरिंग एक्सेलेशन, तो आप कहते कि डायफ्राम रिलैक्स करता है और अपवर्ड ऊपर की तरफ मूव करता है ना। तो ये मेरे हिसाब से ऑप्शन जो है आपका बी क्लियर हो चुका है आपको। जैसे हाउ मेनी पेयर ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स, देखिए आपकी जो रिब्स होती है, रिब्स कितनी होती है, 12 पेयर्स होती है। तो इंटरकोस्टल मसल्स जो है आपकी, मतलब कि एक पेयर कम है, ये 11 पेयर्स होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट है मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन में मैंने आपको डायफ्राम बताया एक तो, है ना, और एक आपकी इंटरकोस्टल मसल्स बताई, दोनों ही तो बताई, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ। ओके, नेक्स्ट है डायफ्राम, कह रहे देखिए डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम जो आपका होता है, ये आपका सेपरेट करता है किसको, आपकी थोरेसिक कैविटी को। आपका जो डायफ्राम है ये सेपरेट करता है किससे, एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करने का काम करता है हमारा डायफ्राम। तो डायफ्राम सेपरेट करता है हार्ट, लंग्स एंड रिब्स, ये थोरेसिक कैविटी में होते हैं, इनको आपका सेपरेट करेगा किससे, स्टमक और इंटेस्टाइन जो आपका एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ आउट ऑफ फोर्स्ड एक्सपिरेशन, कह रहे हैं ब्रीथ आउट ऑफ फोर्स एक्सपिरेशन आफ्टर टेकिंग फोर्स्ड इंस्पिरेशन इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी ऑफ फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। तो कह रहे हैं ब्रीथ आउट ऑफ फोर्स्ड एक्सपिरेशन आफ्टर टेकिंग फोर्स्ड इंस्पिरेशन, तो ये हमारी होती है वाइटल कैपेसिटी होती है। ओके, तो ध्यान रखना वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ आउट ऑफ फोर्स एक्सपिरेशन आफ्टर टेकिंग फोर्स इंस्पिरेशन, तो ये हमारी होती है वाइटल कैपेसिटी होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। और वाइटल कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये आपका वाइटल कैपेसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। वाइटल कैपेसिटी को मेजर करते हैं स्पायरोमीटर से। ओके, नेक्स्ट है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द लंग्स बाय फुल फोर्स्ड इनहेलेशन। देखिए फोर्स्ड इनहेलेशन के बाद में जितना आपका वॉल्यूम अमाउंट, मतलब कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर कंटेन होता है लंग में, कब, किसके बाद, आफ्टर फोर्स्ड इनहेलेशन के बाद में, तो वो हमारा होता है क्या, टाइडल वॉल्यूम तो नहीं होता। वाइटल कैपेसिटी आपने देख ली, आपकी वेंटिलेशन रेट नहीं होता, टोटल लंग कैपेसिटी होती है। लंग की टोटल कैपेसिटी जो है वो है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द लंग बाय फुल फोर्स्ड, मतलब फोर्स्ड फुल इनहेलेशन के बाद में जो वॉल्यूम है एयर का, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो लंग्स में रहता है फोर्सफुल इनहेलेशन के बाद में, तो वो आपकी टोटल लंग कैपेसिटी होती है। ओके, टोटल लंग कैपेसिटी के लिए आपका देखिए टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये तो हमने वाइटल कैपेसिटी निकाला था इन दोनों से। तो वाइटल कैपेसिटी में आप रेस्पिरेट जो आपका रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है ना उसको और जोड़ दो, है ना, वो आपका टोटल लंग कैपेसिटी निकल के आ जाएगा। ओके, अब रेजिडुअल वॉल्यूम बता दो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन्स इन द लंग आफ्टर मैक्सिमम एक्सपिरेशन। देखिए मैक्सिमम एक्सपिरेशन भी कर दिया आपने, अभी जो वॉल्यूम रिमेनिंग होता है लंग्स में यही हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ फर्स्ट ऑप्शन ही, दिस इज द रेजिडुअल वॉल्यूम। फिर कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इन और आउट ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, दिस इज टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम की डेफिनेशन, टाइडल वॉल्यूम आपका 500 ml होता है। ओके, फिर वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन ब्रीथ आउट बाय फोर्स्ड फुल एक्सपिरेशन आफ्टर टेकिंग फोर्स्ड आपका इंस्पिरेशन, तो ये हमने वाइटल कैपेसिटी अभी देखी। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन, देखिए मैक्सिमम आपने इंस्पिरेशन किया उसके बाद जो लंग्स मतलब कि वॉल्यूम ऑफ एयर है हमारे अंदर मैक्सिमम इंस्पिरेशन के बाद में, तो वो तो हमारा ये हो जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी, है ना। तो आपका जो है ये ऑप्शन ए तो हो गया रेजिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम एक्सपिरेशन के बाद में जो रिमेनिंग होता है दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। ओके, तो ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल क्लियर है आपको। ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 ml होते हैं, भी ध्यान रखना। जैसे अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी इंस्पायर्ड एक्सपायर्ड नॉर्मली, है ना, नॉर्मली जो इंस्पायर एक्सपायर करते हैं अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर, तो ये हमारा नॉर्मली जो इंस्पायर एक्सपायर करते हैं दैट इज टाइडल वॉल्यूम, टीवी टाइडल वॉल्यूम होता है, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट है
टाइडल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर नॉर्मली इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इन वन ब्रीथ विदाउट एनी एफर्ट। ये नॉर्मली ये कितना होता है 500 ml होता है एवरेज ह्यूमन अडल्ट मेल में। नेक्स्ट है अबाउट 70% ऑफ CO2 इन ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है 70% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ डिजोल्व CO2 बाइकार्बोनेट्स कार्बोमाइन हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो 70% CO2 ट्रांसपोर्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है 70% तक। ओके देखिए क्या लिखा हुआ है, अबाउट 70% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है एज सोडियम बाइकार्बोनेट एज CO2 डिफ्यूज इनटू ब्लड प्लाज्मा ए लार्ज पार्ट ऑफ इट कंबाइन विद वाटर। ठीक है, तो CO2 वाटर से कंबाइन करते हैं टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक अनहाइड्रेज। ओके नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ लंग्स। लंग्स का फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज कराएगा, यूरिन एक्सक्रीशन, वाटर एक्सचेंज या डाइजेशन। तो ये लंग्स का फंक्शन हमारा यही है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज कराता है ना। नेक्स्ट है प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द ग्लोटिस ड्यूरिंग स्वेलो। जब आप फूड को स्वेलो करते हैं तो ग्लोटिस में एंटर होने से कौन रोकता है, लैरिंग्स, पेरिग्लोटिस, पोस्ट ग्लोटिस या एपिग्लोटिस। तो ये एपिग्लोटिस होता है आपका। ओके ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ब्रोंकस। ब्रोंकस के बारे में गलत बताइए। देखिए एक तो राइट ब्रोंकस होता है, लेफ्ट ब्रोंकस होता है, तो उन दोनों के बारे में है। तो देखिए राइट ब्रोंकस जो होता है ये वाइडर लिखा हुआ है, तो लेफ्ट ब्रोंकस लिखा हुआ है शॉर्टर। देखिए राइट वाला जो होता है ना राइट ब्रोंकस वो शॉर्टर होता है ना। तो आपको तो इनकरेक्ट बताना, तो मेरे हिसाब से जो है ये लेफ्ट ब्रोंकस शॉर्टर वाला ही गलत हो गया, क्योंकि शॉर्टर तो आपका जो राइट वाला होता है वो होता है राइट ब्रोंकस वाइडर होता है, शॉर्टर होता है, मोर वर्टिकल होता है और डिवाइड होता है 3 में, है ना। और लेफ्ट ब्रोंकस डिवाइड होता है इनटू 2। ये सही लिखा हुआ, तो गलत वाला तो आपका ऑप्शन बी हो गया। ओके तो देखिए लिखा भी इसमें राइट मेन ब्रोंकस देखिए वाइडर होता है शॉर्टर होता है, तो राइट वाला क्या होता है शॉर्टर होता है वाइडर होता है। देन द लेफ्ट मेन ब्रोंकस विच इज थिनर एंड लॉन्गर। राइट मेन ब्रोंकस सब डिवाइड होता है, ये जो राइट वाला होता है 3 लोब में डिवाइड होता है ब्रोंकाई में, जबकि लेफ्ट वाला डिवाइड होता है 2 में, है ना। तो ये भी सही है आपका। नेक्स्ट है डिस्पनिया का मतलब बताइए, डिफिकल्टी ब्रीदिंग या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, टेम्परेरी अरेस्ट ऑफ ब्रीदिंग, इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन या नन। तो डिस्पनिया होता है डिफिकल्ट ब्रीदिंग या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ओके ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। देखिए ब्रीदिंग दैट स्टॉप फ्रॉम एनी कोज, अगर ब्रीदिंग स्टॉप हो जाए तो आप कहेंगे एपनिया वर्ड यूज करेंगे। अगर ब्रीदिंग स्लो हो जाती है स्लो ब्रीदिंग तो ब्रैडिपनिया कहेंगे। अगर डिफिकल्ट ब्रीदिंग होती है तो उसको डिस्पनिया टर्म यूज किया जाएगा। ओके तो ये हो गए हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में कोई अलग सिस्टम लेके आएंगे, क्योंकि अभी हम पहले HAP को ही कंप्लीट करेंगे। ओके तो देखिए हमारा अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हैं, एल्वियोली इज फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, लीवर, हार्ट या लंग्स। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके थैंक यू।